में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण आज एक मंच पर होने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से गठबंधन के तहत एक साथ एक मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है। 6 साल पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी और अब टीडीपी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो बड़ी अपडेट, जहां एक तरफ अब जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली कर रहे हैं, वहीं दक्षिण का किला, दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की भी पहली बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें एक साथ एक मंच पर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ होंगे चंद्रबाबू नायडू और साथ साथ साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण एक मंच पर मौजूद होंगे। चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से गठबंधन के तहत एक साथ मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है और क्योंकि एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए साउथ रहा है और साउथ को लेकर अब खासा जो आपने देखा है, बैक टू बैक कई रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और फोकस काफी हद तक किया जा रहा है। अब टीडीपी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश का पूरा गणित बताते हैं कि कितनी लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश में हैं और किस तरीके से सीट शेयरिंग का पूरा मामला है, विधानसभा में कितनी सीटें होंगी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की सीटों का गणित समझिए। लोकसभा की 25 सीटें हैं जबकि विधानसभा की 175 सीटें हैं और बीजेपी और टीडीपी में सीट शेयरिंग पर सहमति यह बनी है कि आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी है उसे 6 लोकसभा सीटें दी जाएंगी, जबकि 175 में से 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीडीपी में सहमति बनी है। जबकि अगर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी ने यह तय किया है कि 17 लोकसभा सीटों पर वो लड़ेगी, वहीं 175 में से 144 विधानसभा सीटें होंगी जिनमें वो लड़ेगी। पवन कल्याण की अगर पार्टी की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों पर पवन कल्याण की पार्टी लड़ेगी, जबकि 21 विधानसभा सीटें होंगी जिन पर पवन कल्याण की पार्टी चुनावी मैदान में जंग लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा थे, लेकिन 7 साल पहले उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। तो एक बात फिर से, एनडीए के साथ टीडीपी के नेता और पार्टी चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो साथ में आ रहे हैं और आज चूंकि ये बड़ी रैली होने वाली है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने ठान ली है कि दक्षिण का दुर्ग अब की बार भेद कर रहेगी। तो बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण का अहम रोल है। पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में गठबंधन के साथ है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस गठबंधन में टीडीपी ने पवन कल्याण की जेएसपी को विधानसभा की 21 जबकि लोकसभा की 2 सीटें दी हैं और अब पवन कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश के मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। बिहार में भी वही हाल दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में तमाम गांठें नजर आती हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव की डगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर नजर आ रही है। बिहार में एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बचे 10 सीट वो कांग्रेस और लेफ्ट को देना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में है। एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हाजीपुर सीट पर मामला फंस गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2020 चुनाव के नतीजे, जिसमें आरजेडी ने
बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती, जबकि सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए के साथ मिलकर 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीटें देने और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है। तो लगातार आपको एक के बाद एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सारा का सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर को लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है। इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार  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  अब की बार   अब की बार   अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार     अब की बार     अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार    अब की बार
एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, तो ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे तुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है। और अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या प्रदर्शन बीजेपी का अभी तक रहा है। सबसे पहले साल 2014 की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाते हैं कि साल 2014 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 9% का वोट प्रतिशत मिला था। और उसके बाद साल 2019 में 1% वोट शेयर मिला था। 2014 में गठबंधन का जो फायदा था वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन 2019 में अलग अलग चुनाव टीडीपी और बीजेपी ने लड़ा था, अलग अलग हो गए थे। और 2019 में टीडीपी 15 सीटों में से 3 सीटों पर पहुंची थी। टीआरएस की अगर बात करें, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ा गया, तो टीआरएस का जो वोट शेयर था वो 11% बढ़ गया था, क्योंकि बीजेपी और टीडीपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की हालत हालांकि आंध्र प्रदेश में लगातार खराब ही चल रही थी। वहीं 12% वोट से 2% वोट पर कांग्रेस घटती चली गई। सीधा 12% से 2% हो गया, यानी कि 10% तक वोट शेयर कम हो गया कांग्रेस का। वहीं वाईएसआर कांग्रेस 2014 में 8 सीटों पर लड़ी। 2019 में 22 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। और उसके बाद अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर जो था वो 50% तक बीजेपी का बढ़ा है। यानी कि अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश में लगातार अच्छा होता चला जा रहा है। तो बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में तो पहले ही ममता दीदी से रार चल रही है, लेकिन झारखंड और असम में भी आईएनडीआईए गठबंधन की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लोकसभा चुनाव में उठा सकते हैं। झारखंड में भी आरजेडी ने अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर के निर्णय नहीं लिया है। पलामू सीट आरजेडी के कोटे में आई है, तो वहीं उनको पलामू की बजाय चतरा सीट चाहिए, जिसे कांग्रेस फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार के समीकरणों में उलझे हुए हैं और यही कारण है कि झारखंड की गुणागणित में समय नहीं दे पा रहे हैं। लोहरदगा और हजारीबाग की सीट पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर पहले ही इंडिया अलायंस तार हो चुका है। एकला चलो की राह पर चल पड़ी ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अकेले ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मुकाबला करेगी। बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच अदावत चल रही है। अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया है। वहीं टीएमसी लंबे समय से इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराती आ रही है। ममता बनर्जी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा क्रिकेटर यूसुफ पठान का। उनको मुर्शिदाबाद जिले की बैरमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को किसी भी हालात में मैदान से हटने के लिए नहीं कहेंगे और ममता का ये फैसला कांग्रेस के बंगाल के नेतृत्व पर सीधी चोट है। 7 चरण में चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी। तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकती। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ये भी एक देखने की चीज होते हैं। असम के अंदर तो नाखून को काट करके शहीद बनने की राजनीति चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, जिसका दावा ये है कि अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर के उसने गठबंधन धर्म के लिए एक मिसाल जो है वो कायम की है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने असम से अपने उम्मीदवार के नाम को वापस लिया है। और इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस पर गठबंधन के लिए बलिदान देने का दबाव बनाने की राजनीति में लग गई है।